वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। चलिए, सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपको बताया जाता है क्लास के अंदर कि भाई इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, ये करो, ये मत करो, तो उन चीज़ों पे आप खास तौर पे ध्यान दिया करो कि ये चीज़ सर ने बोली है करना है तो हमें करना है, क्योंकि अभी आपके पास में छुट्टियां चल रही है, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और अगर आप टाइम की अभी कदर करोगे तो आगे आने वाले दिनों में टाइम आपकी कदर करेगा। इसलिए यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना है और साबुन से हाथ जरूर धोना है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अपना जो चैप्टर चल रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे जो कि किसके पर बेस्ड थे, चार्ज की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे, जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन था और मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए भी बोला था कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ज्यादा कुछ था नहीं उसके अंदर, आपको सिंपल मैथमेटिक लगानी थी, आंसर में बता के चला गया था, याद आ रहा होगा 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो उसके अंदर क्या करना था, आपको Na की वैल्यू मैंने पूछी थी और Na की वैल्यू आपको पता है अवोगाद्रो नंबर होता है और क्वेश्चन के बीच में एक बार आपको बताया भी था कि अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो नंबर एंड एज वी नो द अवर क्वेश्चन आंसर इज, जो अपना आंसर था वो कितना था, जो आपको निकालना था Q दैट इज इक्वल टू 250 ग्राम के अंदर निकालना था अपॉन 18 ग्राम वाटर का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, और इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई किया था इसको अवोगाद्रो नंबर को, Na को, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसके 10 चार्ज मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यही था। यहाँ पर आपको Na की वैल्यू पुट करनी थी और Na की वैल्यू क्या होती है 250/18 मल्टीप्लाई Na की वैल्यू अगर पुट करोगे तो वो आएगी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 इंटू 10 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। होता है क्या है स्टूडेंट्स, आप घबरा जाते हो जब आपको ऐसी वैल्यू दिखती है कि इसका आप क्या करें, तो घबराना नहीं है, घबराने की बजाय उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको गुणा भाग ही करने हैं, क्लियर है। बट कई बार क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप बैठे होते हो, वहां पे आपके पास गुणा भाग करने के लिए कुछ नहीं होता है और ना टाइम होता है कि मैं इतने लंबे लंबे मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए आपको टाइम चाहिए और टाइम की बहुत वैल्यू होती है, जैसा कि मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बोला था, टाइम की बहुत वैल्यू है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। इसलिए इसका एक तरीका होता है जो मैं आपको क्लास में बार बार बताता रहता हूं और आज एक बार फिर बताऊंगा। सबसे पहले देखो 10⁻⁻⁹ है और 10⁻23 है, इन दोनों को पहले सॉल्व करो तो कितना बच जाएगा, देखो ये भी हटा दो तो ये हो गया 24 और 19 कितना बचेगा 10⁻+5, क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास पड़ा है 250 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 6.023 और एक मल्टीप्लाई और है जो कि है 1.6, क्लियर है। अब अगर आप करना चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटा दो या फिर आप करना चाहो तो देखो 6.023 6 के बाद जो पॉइंट है उस पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, ये सॉल्यूशन ध्यान रखना अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के लिए अगर आपको करना होगा तो पूरा आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप थ्योरेटिकल एग्जाम दोगे उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है, अप्रोक्सीमेशन आप सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो और आपका डेफिनेटली आंसर भी मिल जाएगा। तो जैसे ये 6.023 है तो ऑलमोस्ट इक्वल 6 हो गया, 6 से थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, एंड 6 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम डिवाइड होता है,
3 टाइम डिवाइड होता है, लेकिन ये 6 से बड़ा था, इसलिए ये क्या होगा, थोड़ा सा 3 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 3 से थोड़ा सा कम हो गया तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2.99 होगा। कितना होगा, 2.99 के आसपास होगा। अगर ये 2.99 है और इस 2.99 को मैं इससे डिवाइड करता हूँ, देखो इधर यहाँ पे 16 है, 16 को अगर आप 3 मान के चलो इसको और 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5.3, और 5.3 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 133 के समथिंग। कितना आएगा, 133 के, 25 इंटू 5 25, 5 जा 125, और यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए क्या आ जाएगा, ये 133 के लगभग अप्रोक्सीमेट आएगा, और ये 1.5 था तो ये 0.53 होगा, ध्यान रखना, और 0.53 होगा, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.33, ऑलमोस्ट इक्वल। क्लियर है। अब देखो एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में क्या करेंगे, ये 3 से डिवाइड किया तो ये 0.53 आया, 0.53 आता है, जिसका पॉइंट हटाओ नीचे लगाओ, और यहाँ पे कितना आ गया, 5.3, और 5.3 आया तो इससे ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 25 मल्टीप्लाई 5.3, तो 25 मल्टीप्लाई 5.3 अगर आप करते हो 25 5 या 125 होता है, ये सबको पता है, लेकिन इसको 0.3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो या तो आप इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करके वैसे लिख दो, या फिर आपका आंसर जो होगा वो 125 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, देखो अगर यहाँ 0.5 होता, इसका मतलब 25 का हाफ करना होता, दैट इज 12.5, ठीक है। अगर यहाँ 0.25 है तो ये इसका भी हाफ होगा, लेकिन 0.25 से थोड़ा ज्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 7 होगा लगभग, और अगर लगभग 7 होगा तो 125 प्लस 7 कितना हो गया, 132, और 132 किसके इक्वल टू आ रहा है, लगभग 133 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, 133 के, और मल्टीप्लाई में क्या है, 10⁵ और मैंने कल आपको आंसर बताया था, अगर इसका पॉइंट यहाँ पे ले आता हूँ तो ये 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻7 हो जाएगा, 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻7 हो जाएगा। और ये एक तरीका है किसमें सॉल्व करने का, जो आप नीट और जेई के क्वेश्चन करते हो उसमें कई बार आपको इस तरीके से आ सकता है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट अपना आता है कूलाम लॉ। नेक्स्ट क्या है अपना, कूलाम लॉ, और कूलाम लॉ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ है जो आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि द फोर्स अप्लाइंग बाय द चार्ज इज हाउ मच। चलिए कूलाम लॉ, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है, एक कूलाम्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, और वो लॉ किसके लिए था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, how much force will be applied by one charged particle to the another charged particle, that is described by the Coulomb's law. And in this Coulomb's law every charged particle must be a point charge, यानी चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे Coulomb लॉ के अंदर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन Coulomb लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the force applied by one charged particle to the one charged particle to the another charged particle it must be equal to first one is, देखो according to this law
the force applied by one charge particle to the another charge particle must be. अब must be के बाद 2 पॉइंट्स बनते हैं, और जैसा कि आपको पता है हमने चार्ज के बारे में स्टडी करी थी, तो चार्ज क्या हो रहा था, एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो एक चार्ज पार्टिकल अगर इसके पास में चार्ज है तो चार्ज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या करती है, किसी भी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है। तो प्रॉपर्टी किसके पास में है, चार्ज के पास में है। अब वो कितना फोर्स अप्लाई करेगी वो अब हम लिखने जा रहे हैं। मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू must be proportional to the magnitude of proportional to multiplication of their magnitude यानी किसके प्रोपोर्शनल होगा, मल्टीप्लिकेशन के, किसके, उनके मैग्नीट्यूड के, किनके मैग्नीट्यूड के, चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के। सो वी कैन राइट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Q1 मल्टीप्लाई Q2 है, इसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। ये क्रॉस साइन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जो कि आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हो, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्लियर है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसका स्केलर प्रोडक्ट होता है। चलिए सेकंड क्या है, इज मस्ट बी इक्वल टू inversely proportional to the square of the distance between them यानी F is directly proportional to 1/r², inversely proportional to the square of the distance between them, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन होगा, फोर्स होगा। कौन सा फोर्स, कूलम्ब फोर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है, तो राइट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम। राइट डाउन फास्ट, चलिए राइट डाउन करने का एक बेस्ट मेथड ये है कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, और जैसे मैं हटता हूं बोर्ड से तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लोगे उसके बाद आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है, चलिए सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आगे देखते हैं, हमने क्या देखा है कि दो चार्ज पार्टिकल है। लेट अस कंसीडर दिस इज Q1 and this charge particle is Q2. Q1 and Q2 is separated at a distance of r. Then we have to find out the force, and according to Coulomb Coulomb's law क्या होगा,
F is directly proportional to Q1 and Q2. Also, F is directly proportional to 1 upon R square. Combinedly we can write combinedly F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. Combinedly F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. Clear or not? ये है कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ. But here is a proportionality sign, and if we remove the proportionality sign and change it to equality sign, then a constant will appear here. Constant क्यों appear होता है? क्योंकि इधर की जो वैल्यू है उसको हम इक्वल कर रहे हैं किसके? फोर्स के इक्वल. कंसीडर इस फोर्स की वैल्यू है 4. कितनी है? 4. लेकिन इस जो पूरा प्रोडक्ट है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 2. अगर आप इक्वल करोगे और इस साइन को हटाओगे तो क्या करना होगा? इसको 4 बनाना पड़ेगा. 4 जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा. अगर ये एक 2 कांस्टेंट होगा यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसको हम इक्वल कर सकते हैं. और उसको इक्वल करने के लिए हमने क्या बनाया है? एक कांस्टेंट बनाया. इसलिए जहां भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे वहां पे क्या अपीयर होगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपीयर होगा. सो F इज इक्वल टू, अगर आप इक्वल साइन लगाते हो तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज K एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. K Q1 Q2 upon R square हो गया. Here K is equal to, K क्या है? What is the K? Proportionality constant. Proportionality constant, and for air the value of K is equal to 9 multiplied 10 raised to power 9. 9 multiplied 10 raised to power 9. And generally in general K is equal to 1 upon 4 pi epsilon. 1 upon 4 pi epsilon. Here epsilon is equal to dielectric constant. Dielectric. Clear है? Epsilon is equal to dielectric constant, and by dielectric constant is a constant जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे कि क्या होता है dielectric constant. Dielectric constant. क्लियर है? एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. एयर के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है और मीडियम के लिए इसकी अलग वैल्यू होती है और ये डिपेंड भी करता है. अब देखो यहाँ पर मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखी है. यूनिट क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि अब हम फाइंड आउट करेंगे. अगर K ये है तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2. आई कैन राइट K इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2. सो यूनिट क्या हो जाएगी K की? और यूनिट की बात करता हूं तो F की होती है न्यूटन, R हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन Q1 है कूलम्ब और कूलम्ब ये है तो कूलम्ब स्क्वायर. सो यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर. क्लियर है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर. अब हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो पहले एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं इसकी डायमेंशन. चलिए हमने ये बोला यूनिट ऑफ K क्या है? यूनिट ऑफ K लिखा है हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर. अगर बात करूं डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ K, और डायमेंशन ऑफ K क्या हो जाएगा? देखो न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स की यूनिट को, और फोर्स की यूनिट होती है तो फोर्स की यूनिट किससे
किससे बनती है? फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, और मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन की जब आप यूनिट फाइंड आउट करते हो तो कितनी आ जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? मास की हो जाएगी m1 l1 t माइनस 2। ये पूरी यूनिट किसकी होती है? न्यूटन की। किसकी है? फोर्स की। m1 l1 t माइनस 2 मीटर स्क्वायर दैट इज l2 अपॉन कूलाम स्क्वायर। और कूलाम को आपने पहले डिफाइन करा था और कूलाम की डायमेंशन भी निकाली होगी। अगर आपको याद हो तो देखिए इधर I इज इक्वल टू क्या होता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की यूनिट क्या हो जाएगी? Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T होता था। I होता है एम्पियर में, T होता है सेकंड में। तो यहाँ पे याद आ रहा होगा आपको हल्का फुल्का, जिसको हमने राइट डाउन किया था m0 l0 t1 a1। क्लियर है? इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा m, यहाँ पे टोटल कितना है? 1, l यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 0, तो कितना बच गया? 3, t यहाँ -2 और यहाँ से 1 ऊपर जाएगा, कैसा बन जाएगा? -1 दैट इज -3 एंड a है वो कितना हो जाएगा? -1। तो m1 l3 t -3 a-1 इज द डायमेंशन ऑफ k दैट इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए, डायमेंशन को आगे करते हैं हम। अगर मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट के बारे में, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन कहते हैं। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन कितना होता है? देखो, वी नो दैट k is equal to 1 upon 4 pi एप्सिलॉन होता है। क्लियर है? देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 upon 4 pi k हो जाएगा, 1 upon 4 pi k हो जाएगा। और आपको पता है 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k की यूनिट कुछ ना कुछ होती है, क्योंकि इन दोनों की कोई यूनिट नहीं होती है। 4 एंड पाई both are representing any mathematical number, so these are unitless and the unit of epsilon is equal to क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, इनकी कोई यूनिट नहीं है, k की यूनिट, k क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट हर एक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए और निकालने का तरीका भी बहुत इजी है, इसलिए यूनिट बहुत जरूरी है फिजिक्स में। तो कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अगर आप इसको c स्क्वायर को ऊपर ले जाते हो तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? c स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? c स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर आप बात करो डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? देखो, कूलम्ब स्क्वायर था अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे गलती करी है हमने, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे स्क्वायर है कूलम्ब स्क्वायर का, तो कूलम्ब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 2 हो जाएगा, t2 और t2 कितना हो गया? t माइनस 4 a2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? a माइनस 2। क्लियर है? यहाँ पे इसकी यूनिट जो होगी वो इस तरीके से होगी। तो सेम यहाँ पे करोगे कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब होता है a1 मल्टीप्लाई t1 और इसका स्क्वायर न्यूटन होता है m1 l1 t माइनस 2 और मीटर स्क्वायर यानी l का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या बनेगा? a2 t2 अपॉन m1 l कितना है? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, l3 और t कितना हो जाएगा? t माइनस 2। ये -2 ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस। तो क्या बन जाएगा आपका? m-1 l-3 t-4 और a2। m-1 l-3 t -2 ऊपर जाएगा, +2 और +2 एंड +2 दैट इज +4 एंड a इज इक्वल टू 2। अगर आप यूनिट को देखो तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट में सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि एप्सिलॉन की जो यूनिट होती है k की यूनिट की जस्ट अपोजिट होती है।
क्लियर है? तो आप नोट प्रिपेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, छुट्टियों का एंजॉय लेते रहिए। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इसी कूलाम नियम का आगे का। कूलाम नियम काफी लंबा चलने वाला है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।